चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो आज से हमारे चैनल पर अब जो एम्स के जितने भी प्रीवियस पेपर रहे हैं तो हमने एम्स की सीरीज स्टार्ट की है। साथ ही साथ अलग अलग स्टेट वाइज सीएचओ की सीरीज भी अल्टरनेट वे में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो कल हमने जो नॉर्सेट की सीरीज पढ़ी थी, तो अभी डेली अब ऐसे होगा कि एक दिन सीरीज रहेगी, दूसरे दिन प्रीवियस पेपर रहेगा। तो ऑलमोस्ट 20+ से ज़्यादा पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। तो जो भी लोग परचेस कर रहे हैं तो उनके पास तो इनकी PDF फॉर्मेट अवेलेबल होंगे। बट जो लोग परचेस नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, कोई परचेस नहीं करना चाहता या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर आपको पेपर फ्री कैसे प्रोवाइड करवाए जाए, बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को तो फ्री पेपर नहीं दे सकती, इसीलिए अब जो पेपर रहेंगे वो आपको ऑफिशियल चैनल जो हमारा मेडिकल नर्सेस सब है वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। अल्टरनेट वे में एक ऑफिशियल पेपर रहेगा और जो सेकेंड डे रहेगा उसमें एक ऑफिशियल जो मॉडल पेपर रहेंगे वो अपलोड किए जाएंगे आपके लिए। और जिन भी लोगों का अलग अलग स्टेट के लिए CHO का पेपर है, NHM स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी सीरीज अपलोडेड है। बट मैं फिर भी एक बार और रिवीजन आपका करवा दूंगी जिससे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो भी लोग CHO से रिलेटेड सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे WhatsApp नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको रिसेंट के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार एम्स नॉर्सेट में जो एम्स में नॉर्सेट एग्जाम है, सेकेंड टाइम होने वाला है। फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ था, अभी सेकेंड टाइम होने वाला है। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपके जो क्वेश्चन हैं 180 क्वेश्चन नर्सिंग से, बाकी 20 अदर सब्जेक्ट GK रीजनिंग इन सब से आएगा। तो यहाँ पर जो पेपर मैंने ओपन किया हुआ है फरवरी में हुआ एम्स का ही पेपर है, जिसमें टोटल 200 MCQ है। और जो भी लोग पेपर परचेस करेंगे उनको इसी तरीके का फॉर्मेट दिया जाएगा। और जो पेपर प्रिंट आउट सही नहीं होगा उनको आपके लिए टाइप्ड फॉर्मेट दिया जाएगा। जिन भी लोगों ने परचेस किया है, जिनके कमेंट्स हैं कि जो पेपर है वो सही तरीके से क्या है, उनको लगता है कि सही तरीके से प्रिंट आउट नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पे सुधारी गई हैं और उनको भेजी गई हैं। तो यहाँ पर ये पेपर हुआ था 23 फरवरी 2020 को, जिसमें अलग अलग नर्सिंग के सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया के लिए ये पेपर आप लोगों के साथ आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की रहेगी और जो भी लोग परचेस करेंगे तो उनके लिए भी इसी तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे पूरे क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फाउंड मोस्टली बाय द। तो जो पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसमें टोटल 200 MCQ है, टोटल 200 MCQ है। तो कोशिश करूंगी कि आज के इस वीडियो में आपके लिए एटलीस्ट 100 MCQ तो कवर करवाए ही जाएं, उससे कम ना हो पाए। तो जो सेकंड पार्ट होगा इसी पेपर का वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट है जो उसका सबसे ज़्यादा पार्ट किससे मिलके बना होता है? ऑप्शन में था लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या फिर सेंट्रल वेंट्रिकल। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट है जो सबसे ज़्यादा किस पार्ट से मिलके बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल है जो सबसे ज़्यादा सेक्शन कवर करेगा किसके लिए? अपेक्स ऑफ द हार्ट को, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे आपको याद रखना है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जरूरी नहीं कि आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चन आ जाए, बट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी आप याद रखें। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट किससे बना होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, ये भी आपको आ सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह यदि आपको ऑप्शन दे दें 5th इंटरकोस्टल स्पेस की 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, तो आपको याद रखना है 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। तो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है? सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्रेनियल 6, क्रेनियल 10, क्रेनियल 7 या फिर क्रेनियल 10 और ट्राइजेमिनल नर्व। तो सबसे लंबी नर्व पूछी है तो वो कौन सी है? सबसे लंबी नर्व यहाँ पे बताई गई है 10वें नंबर की, जिसको वेगस नर्व के नाम से भी हम जानते हो। जो 5th नंबर की क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल, उसके लिए कहा गया है सबसे लंबी, मतलब कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। कौन सी? ट्राइजेमिनल और क्रेनियल नर्व 5th। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्रेनियल नर्व 6 है, तो क्रेनियल नर्व 6 कौन सी है? एब्ड्यूसेंस। और जो 10वें नंबर पे है यह वेगस
क्रेनियल नर्व 7th कौन सी है, तो वो है फेसियल नर्व, जिसके कारण बेल्स पाल्सी की सिचुएशन होती है। तो लार्जेस्ट है तो क्या है, ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टार्सल्स ऑफ द एंकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन। तो टार्सल्स बोन है जो एंकल में, किस टाइप की बोन्स है, शॉर्ट बोन्स, सेस्मॉइड बोन्स, लॉन्ग बोन्स या फिर न्यूमेटिक बोन्स। तो हमने टाइप ऑफ बोन्स पढ़े हैं, फ्लैट बोन्स पढ़ी हैं और फ्लैट बोन्स के बाद लॉन्ग बोन्स पढ़ी हैं। तो यहाँ पर है कि जो टार्सल्स किस टाइप की बोन्स में आएंगी, तो टार्सल्स आएंगी शॉर्ट बोन में, जो कि एंकल्स में रहेंगी। किस में आएंगी, शॉर्ट बोन्स में। लॉन्ग में आएगी फीमर आएगी, टिबिया आ जाएगी, रेडिया अल्ला आ जाएंगी। रेगुलर बोन्स में जो पेल्विक कैविटी में पाई जाने वाली बोन्स है वो आएंगी। और जो फ्लैट बोन्स रहेंगी, तो फ्लैट बोन्स में जो बोन्स आएंगी वो होगी स्टर्नम। याद रखना है, फ्लैट बोन में स्टर्नम आएगी आपको, इरेगुलर में जो वर्टिब्रा वाली बोन्स है वो आएंगी। और शॉर्ट बोन्स में आएंगी जो टार्सल्स हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई, ये सभी आएंगी। और सेस्मॉइड बोन में आएगी पटेला, जो कि नी जॉइंट के यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो ये बोन्स के टाइप हो, बोन्स के टाइप में से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज नॉर्मल एडल्ट्स। तो एक नॉर्मल एडल्ट में लोअर एक्सट्रीमिटी में कितनी बोन्स होंगी, तो यहाँ पर ऑप्शन में 58, 62, 64 या फिर 60। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो बोन्स रहेंगी टोटल वो कितनी होंगी, तो वो होती है 62 बोन्स। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में टोटल बोन्स कितनी बताई गई हैं, 62 बोन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, What is the approximate maximum air volume in the lungs for normal healthy adults। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट्स के लिए जो मैक्सिमम एयर वॉल्यूम है वो कितनी होगी, ऑप्शन में 2400 ml, 3000 ml, 300 ml या फिर 6000 ml। तो जो लंग वॉल्यूम होगी यहाँ पर, एयर की मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी है लंग्स की, तो वो होगी 6000 ml। कितनी, 6000 ml और 6 लीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पर हमने बोन्स के टाइप पढ़ लिए जो एग्जाम में आपको आते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उसके टाइप को क्वेश्चन है। तो कार्पो मेटाकार्पल किस टाइप का जॉइंट है, तो ऑप्शन में हिंज जॉइंट, बॉल एंड सैकेट, पिवोट जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट। तो जो यहाँ पर कार्पो मेटाकार्पल है, क्या है ये, सैडल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट, जो कि ट्रपेजियम और जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से यहाँ पर बनता है। तो क्या है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और किस टाइप का जॉइंट है, सैडल जॉइंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पिवोट जॉइंट। तो जो पिवोट जॉइंट बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा बिटवीन सर्वाइकल फर्स्ट एंड सर्वाइकल सेकेंड वर्टिब्रा के बीच में। यहाँ पर आपको रेशनल बताते जा रही हूँ जिससे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो। तो जो पिवट जॉइंट बनता है कहाँ पर, C1 एंड C2 वर्टिब्रा के बीच में बनेगा। हिप जॉइंट किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। और जो कॉन्डिलाइट जॉइंट होते हैं रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच में बनेंगे, रिस्ट के बीच में बनेंगे। प्लेन जॉइंट है टार्सल बोन्स का। तो यहाँ पे आई होप आपके लिए जो जॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। और हिंज जॉइंट बनता है कहाँ पर, जो एल्बो जॉइंट है हमारी, एल्बो है, कोहनी जिसको कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे बनेगा। तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है और ये कहाँ पर कौन से जॉइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट है, कौन सी लेयर है जो किसका सीक्रेशन करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। ऑप्शन में एड्रिनल मेड्यूला, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलेरिस या फिर जोना फैसिकुलेटा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो सीक्रेशन है वो कौन करेगा, तो वो करेगा जोना फैसिकुलेटा, जो कि लेयर है एड्रिनल ग्लैंड की, तो इस हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, तो वो हिप जॉइंट, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ऑप्शन में है स्कल जॉइंट, थंब जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, तो आपको कहा गया कि 180 नंबर आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आना है। तो यहाँ पर जो पेपर मैंने आपके सामने आज लाया है 2020 में हुआ पेपर है,
और साथ ही साथ इसके 2020 के होने के साथ साथ ये कुछ जो पहले एम्स में पेपर हुए हैं उनमें से एम्स रायपुर, एम्स भोपाल, एम्स और जो यहाँ पर पटना में पेपर हुआ था, पटना में तो 200 MCQ आए थे, बट जो अलग अलग जगह एम्स में पेपर हुए किसी में 200 क्वेश्चन आए, किसी में 100 आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो पेपर उठाया है इसमें 200 क्वेश्चन आए हैं। इसमें पर सब्जेक्ट आपके नर्सिंग के एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए सभी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 7। क्लॉटिंग फैक्टर 7 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शन में क्रिसमस फैक्टर, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पर सेकंड का पूछा है। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो 12 होते हैं जनरली, बट इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा जाता है। यदि फर्स्ट पूछते हैं तो फाइब्रिनोजन होगा, सेकंड पूछते हैं तब आपको क्या आंसर देना है? प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पर एक कोआगुलेंट फैक्टर है। फर्स्ट यदि पूछते तो आपको देना है फाइब्रिनोजन, सेकंड में आएगा प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड वन पूछते तब होता है टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। फोर्थ वन में आएगा कैल्शियम। क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर और नाम है उनके। और जो लेवाइल फैक्टर है वो फिफ्थ होगा, स्टेबाइल फैक्टर होगा सेवेंथ, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन में आएगा 8वें नंबर का। 9वें नंबर पर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी आएगा या फिर क्रिसमस फैक्टर। यदि आपसे 9वें नंबर का जो फैक्टर पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी क्यों कहा गया? क्योंकि हीमोफीलिया की जो सिचुएशन होती है फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी के कारण होती है, इसीलिए इनको फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहा जाता है और जो 9th नंबर है उसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, क्योंकि इन दोनों की कमी से ही क्या होता है? हीमोफीलिया। और इसी के लिए 8वें नंबर के फैक्टर के लिए 9वें नंबर के फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर टोटल 13 जो फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, तो उनमें से सेकंड का पूछा है तो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फीमोरस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई। तो जो मसल्स हेल्प करेगी फ्लेक्शन ऑफ द थाई में वो कौन सी है? तो वो रेक्टस फीमोरिस। ऑप्शन में वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस या फिर वास्टस लेटरलिस। तो यहाँ पर जो मसल्स हेल्प करेगी वो क्या है? ये रेक्टस फीमोरिस। और जो इन्फेंट्स में इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन के लिए साइट पूछते हैं तो वो क्या आती है? वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नर्सिंग के हर एक एग्जाम में आता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व्स आर देयर इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल नर्व की जो काउंटिंग है वो पूछी है, तो वो कितनी होती है सर्वाइकल नर्व? तो टोटल सर्वाइकल नर्व्स होती हैं 8। ऑप्शन में है 5, 9, 8, 12। तो जो सर्वाइकल नर्व होती हैं टोटल कितनी होती हैं? होती हैं 8 सर्वाइकल नर्व है जो प्रेजेंट रहती हैं। सर्वाइकल स्पाइन के बाद आता है थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रमेंट कोकेस। तो यदि सर्वाइकल पूछते हैं कितनी होंगी? टोटल 8। नेक्स्ट इज द एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो यह है हिंज जॉइंट का। ऑप्शन में पेबॉइड, कैंडिलाइड या फिर प्लानर। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड। तो जो लॉन्ग बोन होती है, लंबी बोन होती है, उनका जो एंड पार्ट होता है, एक्सपेंडेड एंड पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन में ट्यूबरकल, एपिकोंडाइल, डाइफाइसिस या फिर एपीफाइसिस। तो जो एंडिंग पार्ट होता है लॉन्ग बोन्स का वो कहलाता है एपीफाइसिस। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट मेनली ऑफ। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें जनरली क्या होता है? बीटा सेल्स, सी सेल्स, टी सेल्स या फिर न्यूरल प्रोजेक्शन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? न्यूरल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा? ऑप्शन में है एडिनोकार्टिकोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच हार्मोन है उनको सीक्रेट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ वन ऑक्सीटोसिन। बाकी सभी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेल दैट मैन्युफैक्चर्स एंड स्टोर्स द प्रोटीन केराटिन।
तो कौन सी सेल है जो कि प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर में हेल्प करती हैं? तो ऑप्शन में है केराटिसाइलिड, केरासाइट, केराटिनोसाइट या फिर केराटिनोलाइट। तो ये सेल्स हैं केराटिन को बनाने में, उसका स्टोर करने में हेल्प करती हैं। जो प्रोटीन है केराटिन, वो है केराटिनोसाइट। साइट का मतलब होता है कि कुछ भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनार्थोसिस जॉइंट। सिनार्थोसिस जॉइंट का यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछा है, तो वो ऑप्शन में है फाइब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल सूचर, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो जो सिनार्थोसिस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कल सूचर्स के बीच में, फाइब्रस जॉइंट्स ऑफ द स्कल सूचर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज हो रहा है उसको कौन इनहिबिट करता है? ऑप्शन में डोपामाइन, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टैटिन या फिर थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, बट उसको रिलीज होने से इनहिबिट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो हार्मोन काम करता है वो क्या है? सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है? ऑप्शन में मोटर स्किल, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो सभी को पता है कि ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में, लेबर के टाइम पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। लैक्टेशन के टाइम पर जब प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क से मिल्क का प्रोडक्शन कर देगा, उसके बाद जब बेबी सक करेगा तो सकिंग रिफ्लेक्स के टाइम पर मिल्क इजेक्ट करना है, जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स करते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा। तो इन हार्मोन का मेन काम क्या है? चाइल्ड बर्थ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और लैक्टेशन में ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आया है माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन जो 20 क्वेश्चन थे एनाटॉमी के थे, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी के। सेकंड सेक्शन है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू MMR वैक्सीन। मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन से क्या रिलेट नहीं करता है? मैंने आपको डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पर भी बता दिया। मीजल, मम्स, रूबेला, ये तीनों को इंक्लूडेड किस में है? MMR में। और जो नहीं है तो क्या है? रिकेट्स। हियर इज द करेक्ट आंसर इज थर्ड, रिकेट्स। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस्ड द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो ऑटोक्लेव जो मशीन है स्टरलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन में चार्ल्स चैम्बरलेन, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर एंटोनियो ल्यूवेनॉव। तो यहाँ पर जो ऑटोक्लेव की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, किसने की थी? चार्ल्स चैम्बरलेन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर विडाल इज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी को पता है विडाल टेस्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हेमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं, या फिर साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर सीरोलॉजिकल टेस्ट जो किया जाता है वो क्या है? विडाल टेस्ट है, जो किसके लिए किया जाता है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने के लिए। और जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसका वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइमी डिसीज। लाइमी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है? आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में ना लें कि अरे क्वेश्चन छोटा सा है, वन लाइनर है, हो सकता है एग्जाम में आया ही ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ कहा गया है कि आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन में, ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है अपने एक्सपीरियंस से, वो सब आएगा। तो लाइमी डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है? बोरिएला वर्गो रेफ्री। लाइमी डिसीज का यहाँ पर एजेंट क्या होगा? बोरिएला वर्गो रेफ्री। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द गोनोरिया। तो गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ऑप्शन में है स्टाइलस गोनोरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सीरोटाइपिस्ट गोनोरिया या फिर निसीरिया गोनोरिया। तो गोनोरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव द स्टेरिलिटी। स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर रखा जाता है? तो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं
60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट या फिर 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। तो यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा है, तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर याद रखना है। तो कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस। देन आफ्टर आपको टाइमिंग देखनी है। जनरली ये लोड पर भी डिपेंड करता है, बट एक्चुअल टाइमिंग होती है 20 to 30 मिनट होती है। जब यहाँ पर आपको ऑप्शन में इस तरीके से आता है तो हमेशा आपको यही चूज़ करना होगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड देन आफ्टर टाइमिंग। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है कितना है 121 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट के लिए फॉर 30 मिनट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following involves the introduction of antibodies into the body from an animal or person already immune to the disease। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो कौन सी इम्यूनिटी है जो पर्सन में क्या होगी, किसी एनिमल या फिर किसी पर्सन में किसी डिसीज के कारण बनेगी। तो ऑप्शन में है एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी। इस टाइप की इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन से नंबर की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो IgA, IgM, IgG और IgA। तो यहाँ पर जो IgA है क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाएगा। IgG है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। और हाइपर सेंसिटिविटी में जो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है वो क्या है, वो है IgE। IgD के अननोन फंक्शन है उतने पता नहीं है, बट एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में IgE एक्टिवेट होगा। और IgA है जो मिल्क में प्रेजेंट रहेगा, जो म्यूकोसल टिश्यू होंगे वहाँ पर होगा। और साथ ही साथ जो IgG है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है बॉडी में। और IgG है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। ये छोटे छोटे फंक्शन है जो कि एग्जाम में आपको आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को लेके। तो यहाँ पे याद रखना है कि हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी में कौन एक्टिवेट होगा, IgE। नेक्स्ट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और कॉल्ड। तो बैक्टीरिया अलग अलग शेप साइज के होते हैं, बट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, बैसिलस। क्या कहलाते हैं, बैसिलस। ऑप्शन में है कोकाई, क्लस्टर, बैसिलस या फिर स्पायरोचीट्स। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है वो क्या है, बैसिलस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM। तो IgM है जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको लेके सही क्या है। ऑप्शन में है इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट, इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज नॉट एन आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर होता है तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है वो है IgM। तो इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स का काम कौन करेगा यहाँ पर, IgM। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी सेक्शन। तो सोशियोलॉजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है एज पर 2011 सेंसस सर्वे व्हाट % ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर 2011 में जो जनगणना हुई थी, सेंसस सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारत की कितने % पॉपुलेशन है जो डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रही है, जो कि 8 कैटेगरी में रखी गई है वो डिसीज़। तो जो डिसेबिलिटी है टोटल 8 कैटेगरी की है, कितने % पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है। ऑप्शन में है 2.21, 1.2, 2.5 या फिर 3.1। 2011 में जनगणना हुई थी, अब इस साल 2021 में होनी है। हर 10 साल में जनगणना होती है, एवरी 10 ईयर में। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2.21% है जो पॉपुलेशन भारत की क्या है, डिसेबल्ड की कैटेगरी में है। नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के जनक हैं किसको कहा जाता है, अगस्त कॉम्टे को। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की स्टेज कौन सी नहीं है। ऑप्शन में ओरल स्टेज, डिस्पेयर स्टेज, ऑडिपल स्टेज या फिर लेटेंसी स्टेज। तो जो हमने एरिक एरिक्सन की साइको सोशल जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग, जो एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेज रखी गई हैं, डिवाइड की गई हैं। तो उसमें जो साइको सोशल डेवलपमेंट रखा गया है उसमें, सॉरी ये साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं है, ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के पार्ट है।
तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पार्ट नहीं है वो क्या है, ओरल स्टेज, सॉरी डिस्पेयर स्टेज। बाकी फेलिक स्टेज रहेगा, ओरल रहेगा, ऑडिपल रहेगा, लेटेंसी रहेगा, बट जो नहीं होगा वो क्या होगा, डिस्पेयर स्टेज। नेक्स्ट इज कास्ट स्टेटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस। तो कास्ट स्टेटस किस टाइप के स्टेटस का एग्जाम्पल है? ऑप्शन में मॉनेटरी, एस्क्राइब्ड, अचीव्ड या फिर जनरल। कास्ट स्टेटस किसका एग्जाम्पल है? एस्क्राइब्ड स्टेटस का। नेक्स्ट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर्ड टू एज। तो कल्चर को हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से चीज़ें हम एक्वायर करेंगे? ऑप्शन में डिस्पर्सन, डिफ्यूजन, सोशलाइजेशन या फिर एकल्चरेशन। तो कल्चर है जो कहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा, सोशलाइजेशन के कारण ही। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग। तो सोशलाइजेशन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? ऑप्शन में है डिक्लेरेशन एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू सोसाइटी, सेटिंग अप द सोशल नॉर्म्स, इंडक्टिंग पीपल टू अडॉप्ट इन सोसाइटी या फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन इंडक्टिंग पीपल टू अडॉप्ट इन सोसाइटी। तो जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोग उन लोगों के लिए जो नए आते हैं उनका आने को क्या करें, अडॉप्ट करें उस चीज़ को, या फिर जो लोग जाके रह रहे हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट इज हु सेड दैट द मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल है। तो किसने कहा है, अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट इज एनी स्मॉल ग्रुप मार्क्ड बाय कंटिन्यूअस क्लोज इंटरेक्शन ऑफ अ हाईली पर्सनल एंड इमोशनली सपोर्टिव नेचर इज कॉल्ड इज विच टाइप ऑफ ग्रुप। तो एक छोटा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा हाईली पर्सनल है और इमोशनली अटैच है, सपोर्टिव है, तो किस टाइप के ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे? तो ऑप्शन में रेफरेंस, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर इंटरेस्ट। तो इस टाइप का ग्रुप किस में आएगा, प्राइमरी ग्रुप में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री मीन्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था यूपीपीएससी के पेपर में। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होगा? पॉलीएंड्री का मतलब होगा फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस वन फीमेल विथ मोर देन वन मेल। ऐसी शादी जिसमें एक महिला एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी करती है, मैरिज करती है, जो कि महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था, उसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। और जो यहाँ पर फॉर्म ऑफ मैरिज दैट जॉइंस विथ वन मेल विथ मोर देन वन फीमेल। तो इस टाइप की मैरिज है जो किस में होती थी, राजाओं में होती थी पहले, कि एक राजा कई रानियों से शादी करते थे। तो ये क्या हो गई, पॉलीएंड्री। जो पॉलीएंड्री है उसमें क्या होगा, वन फीमेल शादी करती है बहुत सारे मेल से, तो क्या है, पॉलीएंड्री। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। तो आप स्कूल, कॉलेज, स्ट्रीट चिल्ड्रन को ड्रग एडिक्शन को लेके कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो किस टाइप के प्रिवेंशन में आएगा? ऑप्शन में प्रीमोर्डियल, टर्सरी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो ये जो यहाँ पे प्रिवेंशन आएगा किस टाइप में आएगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। उनके लिए आप कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है बट बीमार होने से बचा सकते हैं, कुछ हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो किस में आएगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में। नेक्स्ट आता है नर्सिंग फाउंडेशन और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड क्या होगा, हाइपोक्सेमिया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होगी। साइनोसिस का मतलब होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण यदि बॉडी में ब्लूइश कलर आता है तब होगा साइनोसिस। बट यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड स्ट्रीम में तो हाइपोक्सेमिया, और टिश्यू में है तो हाइपोक्सिया। नेक्स्ट इज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट हाउ मच %। तो नॉर्मल वातावरण में ऑक्सीजन का टोटल कितना % होता है? ऑप्शन में 100, 6, 29 या फिर 21। तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऑक्सीजन इंस्पायर्ड एयर का जो % होता है 21%। नेक्स्ट इज एज पर कुबलर-रॉस स्टेज ऑफ ग्रीविंग रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैपनिंग हैज हैपेंड इज कॉल्ड। कुबलर-रॉस की जो 5 स्टेज हैं, तो उन 5 स्टेज में से यहाँ पे कहा गया है कि किसी का कुछ लॉस होता है, ग्रीविंग प्रोसेस होती है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं कि ये चीज़ आपके साथ हुई है।
मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, आप उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, तो कुबलर-रॉस स्टेज के अकॉर्डिंग, इसमें जो कुबलर-रॉस ने 5 स्टेज दी थी, उसके अकॉर्डिंग जो आप इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, मानते नहीं हैं, तो वो क्या है? डिनायल। उस चीज़ को आप डिनाई कर रहे हैं। 5 स्टेज कौन सी? डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। पहले आप डिनाई करेंगे जो कि फर्स्ट स्टेज माना जाता है, फिर आप गुस्सा आएगी, बार्गनिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ आप क्या करेंगे? उस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ ऐसा हमारे साथ हुआ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज वन ऑफ द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन में इंटेस्टाइन, किडनी, स्टमक एंड लंग्स। तो सबको पता है कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नॉर्मल लेवल ऑफ हेमेटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम इन मैन। तो मैन में हेमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम की मात्रा है, जो लेवल है, कितना होता है? तो ये होता है 40 से 50%। जिस टाइप के वॉल्यूम में आंसर है आपके, वो डायरेक्ट आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको उनके लिए याद ही करना पड़े, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो कितना रहेगा? 40 से 50%। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टरी कैन्युलेशन टू इवेलुएट रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पेटेंसी। तो कौन सा टेस्ट है जो रेडियल अल्नर आर्टरी पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है? तो वो है एलेन्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? एलेन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज। तो बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप हो जाता है, तब हम उसके लिए क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ऑप्शन में साइन, सिंड्रोम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर ग्रुप सिम्टम्स। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या कहलाएंगे? सिंड्रोम। नेक्स्ट इज रिदमिक वैक्सिंग एंड वार्निंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। तो रिदमिक वैक्सिंग हो रही है, वैनिंग हो रही है रेस्पिरेशन में, तो क्या कहलाएगा? चाइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या कहलाएगा? चाइनिक स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज अ बेड-रिडन पेशेंट इज हैविंग इंटैक्ट स्किन एट द सैक्रल रीजन एंड द सिम्टम्स ऑफ वार्मनेस, पेन एंड फर्म स्किन एट द साइड। व्हाट इज द स्टेज ऑफ बेड सोर? तो बेड सोर की 4 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगी? इंटैक्ट स्किन होगी, बट यहाँ पर कुछ पेन भी होगा, आपको फर्म स्किन रहेगी, लेकिन कोई भी बॉन्स या फिर म्यूकोसा ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बेड सोर की जो स्टेज रहेगी यहाँ पर, वो कौन सी होगी? स्टेज फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए आंसर, स्टेज फर्स्ट में स्किन इंटैक्ट देखने को मिलेगा आपके लिए, बट कुछ अदर पार्ट हैं जो इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेकेंड में डर्मिस, एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होंगे। थर्ड में इवन इंटरनल पार्ट भी अफेक्ट होगा। फोर्थ स्टेज में नर्व, बोन, सभी चीज़ें अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट है फॉलोइंग डेथ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वन इज कॉल्ड। तो डेथ के टाइम पर जो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स होगा, जिसने अपने किसी सबसे प्रिय आदमी को खोया है बट वो उसके साथ बच गया है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बियरेवमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल्स। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इंसुलिन को हेल्प करेगा सेल्स के अंदर मूव करने में? तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ 98.7 डिग्री फ़ारेनहीट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता होगा, तो आप इजीली चाहे कितने भी डिग्री फ़ारेनहीट आपको बता दें तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम थिंग है कि आपको 98.7 डिग्री को फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कितना आएगा? 37.06। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा पल्स प्रेशर। ऑप्शन में पल्स रेंज, पल्स लेंथ, पल्स डेफिसिट या फिर पल्स प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या कहलाएगा? पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट BMI। तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है सही होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वन, कि वेट को केजी से और हाइट को मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है, तो नॉर्मल BMI कैलकुलेट होके आ जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। तो ईयर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में ऑप्थेल्मोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ऑटोस्कोप या फिर प्रोक्टोस्कोप।
तो जो हमारी नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर नंबर 4 फॉर नॉर्सेट, उसमें इस पेपर में जितने भी इक्विपमेंट पूछे जाते हैं, फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर पूछा जाता है जो यहाँ पर इमेज नहीं रही है इस ऑफिशियल पेपर में, उनको अब हम इमेज बेस्ड वहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट। कभी कभी आपने अपने प्रैक्टिकल में उन इंस्ट्रूमेंट को देखा है बट आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप आंसर नहीं दे पाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि बाईफेस पहचानते हैं बट नाम पता नहीं है, तो सेम थिंग ना आपके साथ रिपीट हो। तो ईयर एग्जामिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा वो क्या होगा, ऑटोस्कोप। लैरिंग्स के लिए लैरिंगोस्कोप, आंखों को चेक करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप, और प्रोक्टोस्कोप है जो मेगा कोलोन है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन नॉर्मली रेंज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम। तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.01 to 1.025, क्या है नॉर्मल रेंज जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसकी, यूरिन की। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड नेजोगैस्ट्रिक। तो जब नाक के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टमक तक एक ट्यूब डालेंगे, तो वो ट्यूब क्या कहलाएगी, ऑप्शन में इरिगेशन, इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन या फिर यूरिगेशन। तो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कहलाएगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। हो सकता है आपको एग्जाम में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन में नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन दिखाया जाए, पूछा जाए कि कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। नेक्स्ट इज इंट्रावीनस सोल्यूशन ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड इज इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। 0.45 IV सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, किस टाइप का सोल्यूशन है, तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन। Next is what is the process of introducing a disinfectant solution to the internal environment of body when someone passes away। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, जो किसी की डेथ हुई हो तो उसकी बॉडी के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें क्या करना है, एज एन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ किया जाएगा, वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ऑप्शन में एम बैक्टीरियम, रीवैक्सीनेशन, एम्बेल्मिंग या फिर रिंजिंग। एम्बेल्मिंग का मतलब है कि यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो किसी भी तरीके का, तब हम उसके लिए इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए एज एन डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो प्रोसेस करेंगे वो क्या कहलाएगी, एम्बाल्मिंग प्रोसेस। क्या कहलाएगी, एम्बाल्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज विच काइंड ऑफ एनीमा इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। तो एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा कौन सा एनीमा है, वो कार्मिनेटिव एनीमा। कौन सा, कार्मिनेटिव एनीमा। जब स्पाज्म आ रहे हो, स्टमक पेन हो रहा है, तब हम जो एनीमा यूज करेंगे वो क्या होगा, कार्मिनेटिव एनीमा। नेक्स्ट इज HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन वैल्यू रिफ्लेक्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द पास्ट। कितने मंथ जो HbA1c लेवल है आपका कब से फ्लक्चुएट हो रहा हो, लास्ट 3 मंथ से। नेक्स्ट इज द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड। तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई से नॉर्मल में आ जाए कुछ घंटों के अंदर ही, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन में हाइपोथर्मिया, लाइसिस, ट्रू क्राइसिस या फिर फॉल्स क्राइसिस। तो ये कहलाएगा ट्रू क्राइसिस। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चला 100 डिग्री से सीधा 103 से सीधा 98 और 96 पर आ जाए, तो क्या होगा, ट्रू क्राइसिस। नेक्स्ट इज इन अ हेल्दी इंडिविजुअल वेटिंग 70 kg एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा जब वेट कितना हो रेस्ट करते टाइम, 70 kg। तो यहाँ पे आपको स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मिलीमीटर इजेक्टेड फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। तो यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम भी कितना होगा जब 70 kg क्या है आपका वेट है, तो उस टाइम पर यदि आपको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, वो आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपको हार्ट का जो प्रीलोड और आफ्टर लोड है वो पता होगा, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम फार्मूला भी आप इजीली याद रख सकते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप विथ ईच बीट।
जब आपका हार्ट एक बीट में जितना ब्लड पंप करेगा तो उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर वेट के हिसाब से ही चेक किया जाएगा, तो कितना आएगा 70 ml। Next is the fever in which temperature remains above normal throughout the day and fluctuate more than 2 degree Fahrenheit is known as which kind of fever। जब आपका फीवर पूरे दिन कैसा रहा हो, एक टेम्परेचर पर फिक्स होकर रह गया हो बट थोड़ी देर बाद 2 डिग्री फ़ारेनहीट बस ही फ्लक्चुएट हुआ हो, तो वो क्या है, तो वो रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ पल्स इन द नेक इज कॉल्ड। तो नेक के यहाँ जो हम पल्स चेक करते हैं वो क्या है, वो कैरोटिड पल्स। और सबसे पहले जब भी आप किसी अनकॉन्शियस क्लाइंट को देखते हैं, इमरजेंसी में किसी को देखते हैं, तो सबसे पहले कौन सी पल्स चेक करनी चाहिए, तो वो है कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। तो डेथ के बाद कहते हैं बॉडी ठंडी पड़ गई, तो उस बॉडी को ठंडा पड़ने के लिए बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना क्या कहलाएगा, अल्गर मॉर्टिस। नेक्स्ट इज द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरिया ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। तो बॉडी का जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको हमने क्या कहा, अल्गर मॉर्टिस। बट बॉडी का जो कलर चेंज हो रहा है आफ्टर डेथ, तो वो क्या कहलाएगा, लिवर मॉर्टिस। नेक्स्ट है यहाँ पर कुस्मॉल ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ। तो कुस्मॉल ब्रीदिंग किस में देखने को मिलेगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की सिचुएशन में। जब कीटोन बॉडी का फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो तब ब्रीदिंग में जो स्मेल आएगी उस ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है, कुस्मॉल ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग आर इंटेंडेड टू। तो जो एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग किस टाइप के पेशेंट के लिए की जाती है, रिमूव ड्रेनेज फ्रॉम द बेड सोर। जो बेड सोर के जगह ड्रेनेज हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए एब्जॉर्प्टिव ड्रेसिंग अपनाई जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर आर फॉर एवरी अदर डे। अल्टरनेट डे में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उनको क्या कहा जाता है, QOD। नेक्स्ट है यहाँ पर A patient is to receive 1000 ml of IV fluid in 6 hours. The drop factor 15 ml drop per ml. Approximately how many drops per minute should the flow rate be set? तो यहाँ पर आपके लिए ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकलता है इस कैलकुलेशन से वो होगा 42 ड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स। तो शेयरिंग फोर्स का सबसे ज़्यादा रिस्क किस पोजीशन में होगा। ऑप्शन में है यहाँ पर सेमी फॉलोअर्स, लाइंग सुपाइन, ट्रेंडलैंडबर्ग या फिर हाई फॉलोअर्स पोजीशन। तो यहाँ पर शेयरिंग फोर्स है जो, तो शेयरिंग फोर्स का सबसे ज़्यादा जो इंजरी है, शेयरिंग फोर्स इंजरी, तो सबसे ज़्यादा किस पोजीशन में इसके होने के चांसेस होंगे, जब पेशेंट हाई फॉलोअर्स पोजीशन में हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो जब आपके जॉइंट्स का मूवमेंट मिड लाइन कैसे हो, मिड लाइन से बॉडी की तरफ हो, बाहर से अंदर की तरफ होता है, तो क्या होगा, एबडक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म चिलोसिस मीन। तो चिलोसिस का मतलब क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। चिलोसिस का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रैकिंग ऑफ लिप्स। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड। तो फंडामेंटल के आई थिंक यहाँ 40 MCQ आए हैं। तो ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज कॉल्ड। तो यदि सांस लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, रेट डेप्थ दोनों सही है, तो क्या है, एओपनिया। एपनिया का मतलब होता है सजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रेडिपनिया का मतलब होता है जब हार्ट रेट जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी हो जाए, मोर देन 20। टेकिपनिया में क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट इज स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 आवर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। तो यहाँ पे चारों स्टेज पूछ ली गई हैं। तो पहले पूछा कि बॉडी ठंडी हो रही है तो अल्गर मॉर्टिस, जब बॉडी में कलर चेंज हो रहे हैं तो लिवर मॉर्टिस, अब जब बॉडी 2 से 4 घंटे के बाद स्टिफनेस आती है बॉडी में तो क्या, राइगर मॉर्टिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आइस पैक, आइस क्रेडल, आइस बैग या फिर कोल्ड कंप्रेस। जो एग्जाम्पल नहीं है वो क्या है, कोल्ड कंप्रेस। नेक्स्ट इज द मेन इंट्रासेलुलर कैटाइन इज। तो मेन इंट्रासेलुलर कैटाइन है वो क्या है, वो पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। तो ओरल म्यूकोसा के जो इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में जिंजिवाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर पेरोटाइटिस।
और स्टोमेटाइटिस। तो यहाँ पर आपको जो सभी टर्म वैसे लग रहे हों कि सभी सेम टाइप से हैं। तो ओरल म्यूकोसा के इन्फेक्शन को कहा जाता है स्टोमेटाइटिस। जिंजिवाइटिस होता है गम इन्फ्लामेशन। ग्लोसाइटिस होता है टंग इन्फ्लामेशन। एंड पेरोटाइटिस होता है जो पेरोटिड ग्लैंड है वहाँ का इन्फ्लामेशन। एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। जिंजिवाइटिस का मतलब होता है इट्स अ गम्स इन्फ्लामेशन। ग्लोसाइटिस मीन्स टंग इन्फ्लामेशन। पेरोटाइटिस मतलब कि जो पेरोटिड ग्लैंड है उनका इन्फ्लामेशन। और ओरल म्यूकोसा का जो इन्फ्लामेशन है वो क्या है, स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज एडमिनिस्टर इमीडिएटली एंड ओनली वंस। तो ऐसी मेडिकेशन जो ऑर्डर की जाती हैं कि तुरंत और एक ही बार एडमिनिस्टर करनी है तो क्या कहलाते हैं, स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो अब जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेक्शन और पढ़ेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉप्लेक स्पॉट्स आर द क्लिनिकल फीचर। तो कॉप्लेक स्पॉट्स किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट इज 1 CHC कवर अ पॉपुलेशन ऑफ एन हिली एरिया। एक CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हिली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, 80,000। यदि प्लान पूछते तो 1,20,000। अब बात आती है सब सेंटर की। सब सेंटर 3000 हिली एरिया के लिए होगा और 5000 प्लान के लिए। इसी तरीके से आपको CSC, PSC और सब सेंटर इन तीनों जगह की पॉपुलेशन नॉर्म्स को हिली और प्लान एरिया में याद रखना है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑल करेंट केस ऑफ अ डिसीज एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड। तो डिसीज के ऐसे केस, करेंट केस, रिसेंट के केस एक ही टाइम पर आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन में है पीरियड प्रेवलेंस, पॉइंट इंसिडेंस, पॉइंट प्रेवलेंस या फिर टाइम प्रेवलेंस। तो यदि ओनली कहते कि न्यू केस है तब इंसिडेंस, या फिर ये कहते कि ओल्ड और न्यू दोनों है तब प्रेवलेंस। बट यहाँ पे कहा है कि करेंट केस है और एक ही वन टाइम पॉइंट है तो वो क्या है, पॉइंट प्रेवलेंस। नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड। तो RBSY योजना है कब आई थी, तो आई थी 2008 में। नेक्स्ट इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसमें एक्सप्रेस की जाएगी, mg/लीटर में। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का रूट क्या है, तो ये दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। ऑप्शन में था सबक्यूटेनियस, इंट्राथीकल या फिर इंट्राडर्मल। तो इंट्राडर्मल से ओनली BCG दी जाती है और यहाँ पर जो इंट्रामस्कुलर दी जाएगी वो क्या, हेपेटाइटिस बी पेंटावैलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। तो एक ही टाइम पर कोई डिसीज एक जियोग्राफिकल एरिया में रहती है तो क्या है, एंडेमिक। ये चारों टर्म आप बहुत अच्छे से क्लियर रखें, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। यदि पूरे वर्ल्ड वाइड होती है तब होगा पैंडेमिक, बट ये किसी जियोग्राफिकल एरिया में है इन्फेक्शन तो ये एंडेमिक। तो यहाँ पर ये चारों टर्म आपके क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट के लिए कौन सा डिनोमिनेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन में स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, लाइव बर्थ इन दैट ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर या फिर पॉपुलेशन एज्ड 18 ईयर और अबव। जो डिनोमिनेटर यूज किया जाएगा क्रूड बर्थ रेट के लिए वो होगा मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर। नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सा कम जूम करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2019। तो यहाँ पर 2019 की थीम दी हुई है आपको वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि हम हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो 2021 की थीम है आप इसको याद रखें। तो 2021 की जो थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की वो क्या थी, हार्नसिंग द पावर ऑफ डिजिटल हेल्थ टू इम्प्रूव अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ CVD ग्लोबली। तो थीम वर्ल्ड हेल्थ डे की रिसेंट की है, 2019 की थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। ये चारों थीम वर्ल्ड हेल्थ डे की है जो कि हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, बट 2019 की है। यहाँ पे पूछिए 2020 या फिर 21 की आपसे एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस। कितना टाइम चाहिए है वाटर को क्लोरिनेशन के लिए, तो टोटल 30 मिनट का टाइम है जो चाहिए पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन के बाद का जो सेक्शन है यहाँ पर इस पेपर में मैं आपको बता दूं कि टोटल 200 MCQ रहे हैं। तो इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका वो आपको कल अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो भी लोग पेपर परचेस करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको वन मोर टाइम पूरा फॉर्मेट दिखा देती हूँ कि पूरे पेपर आपको किस तरीके से रहेंगे। तो ये रहे पूरे पेपर, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं एज यू विश। अदरवाइज मैं आपको पूरे पेपर ऑफिशियली भी सॉल्व करवाऊंगी। एम्स भोपाल, रायपुर, दिल्ली जितने भी पेपर हैं वो आपको सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। और जो भी पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उनको टाइप किया गया है विथ इमेज के, वो भी यहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। तो आपकी इच्छा आपको परचेस करना है या नहीं। अदरवाइज पूरे पेपर आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे यूट्यूब पर, डेली 1 या 2 पेपर सॉल्व करवा के। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे हो। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। देखिए टाइप फॉर्मेट ये रहा, पूरा बड़े और बोल्ड लेटर में रहेगा जिससे आपको इजी रहे। सो आई होप आपके लिए आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय।